this is lecture number 14 and 15 of GOC1। सो लेक्चर नंबर 14 में हम क्या करेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एक इम्पॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है उसको पढ़ेंगे, उसके बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड फिर लेक्चर नंबर 15 में हम इसी लेक्चर में बात करेंगे कंप्लीट बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि नीट 2018 में। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करता है, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो ऐसा ग्रुप उसके साथ अटैच करवाए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, जैसे +m +h +i, तो वो स्टेबल करता है। तो इसमें कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कार्बोकेटाइन के बगल में एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि -m इफेक्ट शो करता है, जैसे NO2 हो गया, है ना। तो इस केस में आप याद रखिएगा कि जो कार्बोकेटाइन है इसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। कब? जब आप कार्बोकेटाइन के बगल में आप -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच कर दें। ये कॉन्सेप्ट है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछा है। पहले तो आप क्या करिए, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए जिसमें ये कंडीशन आ रहा होगा। कौन सा कंडीशन? कि कार्बोकेटाइन के बगल वाले एडजेसेंट एटम वो है जो -m इफेक्ट शो करता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए कार्बोकेटाइन के बगल में -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कार्बोकेटाइन के बगल में कोई अगर ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो -m इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन विल बी हाईली अनस्टेबल। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि -m इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एक तो पहले ही कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और खींच रहा है, उसको और अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, तो अब आप इस ऑप्शन में देखिए वो ऑप्शन जो ऐसा कंडीशन शो कर रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 4, इसमें कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट वाले ग्रुप पे -m इफेक्ट है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें देखिए कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले ग्रुप पे -m इफेक्ट, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब आप इसमें और इसमें आइए। इसमें देखिए ये कार्बोकेटाइन इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस शो कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके बगल में -m इफेक्ट है, तो ये अनस्टेबल होगा। फिर आप इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकेटाइन है वो NO2 से दूर हो गया इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। डन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्थो इफेक्ट क्या है इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ऑर्थो इफेक्ट आप कौन से कंपाउंड पे अप्लाई करिएगा। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड या उसका डेरिवेटिव देखने को मिले, कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड या उसका डेरिवेटिव, तो पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन बेंजोइक एसिड क्या होता है। तो देखिए बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप बेंजोइक एसिड कहलाता है। तो अब देखिए अगर आप इस केस में देखिएगा, अगर आप सिर्फ बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करिए, तो यहाँ से आप H+ निकालिएगा तो आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट बेस ऐसा कुछ बनेगा, इसका CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH ये बनेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर स्टेबल है तो अच्छा एसिड होगा ये, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे 2 क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे 2 क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन आप साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पे जो बेंजीन ग्रुप है
क्या ये आपको प्लस एम इफेक्ट लगाता नजर आ रहा है क्या? अच्छा, प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हम क्या करवाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसी अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एक बल्की ग्रुप अटैच करते हैं। क्या ये अटैच करते हैं? बल्की ग्रुप अटैच करते हैं। तो अब आपको पता है बल्की ग्रुप अटैच करने से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण ये ग्रुप जो है ये घूम जाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अगर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो ये प्लस एम इफेक्ट जो पहले लगा रहा था रेजोनेंस होने के कारण, अब रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा और बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगने लगेगा। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, वही तो हम चाहते हैं। तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको? तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि बेंजोइक एसिड लिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम एक बल्की ग्रुप लगा दिए। अब ये बल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो ये है बेंजोइक एसिड और इस पे ऑर्थो ग्रुप पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो अब देखिए आप क्या होगा, ये ग्रुप अलग प्लेन में चला जाएगा। अलग प्लेन में जाने के कारण यहाँ पे जो पहले रेजोनेंस हो रहा था वो रेजोनेंस नहीं होगा, और आपको पता है इसको बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो अब जो होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होगा वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? अच्छा, ये जो G है ये क्या क्या नहीं हो सकता, इस पे सुनिए। G फ्लोरीन नहीं हो सकता है, साइनाइड नहीं हो सकता है, ट्रीटियम नहीं हो सकता है, ड्यूटेरियम नहीं हो सकता है और प्रोटियम नहीं हो सकता। तो G ये ग्रुप नहीं होगा। इसके अलावा और कोई ग्रुप है तो हम ये इफेक्ट लगाएंगे। सबसे पहली बात क्वेश्चन में आप देखिएगा बेंजोइक एसिड उसके डेरिवेटिव हैं, तो आप ऑर्थो इफेक्ट लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो वो बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आइसोमेरिक फॉर्म। यानी कि आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, चाहे आप बेंजोइक एसिड की बात करिए या उसके डेरिवेटिव की बात करिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बेंजोइक एसिड दिखा। जैसे ही आपको बेंजोइक एसिड दिखा और आपसे पूछ रहा है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तब आपके दिमाग में ऑर्थो इफेक्ट आना चाहिए। बेंजोइक एसिड दिखा, ऑर्थो इफेक्ट। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। NO2 एक ट्राइंगुलर बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये कंपाउंड बाकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसका। तो सबसे ज़्यादा तो A, ठीक है। अब आप इस तीनों में बात करिए, इस तीनों में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो आप कॉमन रूल फॉलो करिए, H+ हटाइए, एनाइन बनाइए और एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करिए। यहाँ पे देखिए NO2 मेटा पोजीशन पे है और NO2 का मेटा पे -M इफेक्ट शो नहीं होता है, -I इफेक्ट शो होता है। यहाँ पे NO2 पैरा पे है और पैरा पे NO2 का -M इफेक्ट है। -M क्या करता है, एनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, एनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो A के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C, फिर B, क्योंकि ये -M इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है। तो फिर B, फिर D, तो ऑप्शन हो जाएगा A, फिर C, फिर B, फिर D। डन। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। है बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 बल्की ग्रुप, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसका, तो A तो सबसे पहले लिख दीजिए। अब इसके बारे में बात करिए। CH3 ग्रुप है, CH3 आपको पता है
प्लस H और प्लस I शो करता है, ठीक है। अब देखिए CH3 मेटा पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे CH3 का सिर्फ प्लस I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए CH3 ऑर्थो मेटा पैरा पे है और पैरा पे CH3 का प्लस H इफेक्ट लगता है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। और प्लस H प्लस M प्लस I क्या करता है, एनाइन के स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा A स्टेबल, फिर कोई ग्रुप वाला नहीं D, फिर आ जाएगा B और फिर आ जाएगा C, क्योंकि CH3 अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा एनाइन। एनाइन कहाँ से आया, अरे साहब एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेक कर रहे हैं ना, तो आप H प्लस हटाइएगा, एनाइन बनाइएगा, एनाइन का स्टेबिलिटी ये सब कम करता है, तो आंसर उसी तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बेंजोइक एसिड दिया है, ऑर्थो पे है, यानी इस दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो अब दोनों में ऑर्थो इफेक्ट सेम है, तब हम देखेंगे साइज ऑफ द ग्रुप, यानी कि साइज ऑफ सब्सटीट्यूटेड एटम। तो देखिए I का साइज Br से ज़्यादा है, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट दोनों में लगने के बावजूद इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो A का एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज़्यादा होगा। डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं और इस 3 एग्जाम्पल में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। ये है 2,5 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, और ये है सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप यहाँ से H प्लस हटाइएगा, कंजुगेट बेस बनाइए सबका, तो कंजुगेट बेस बनाने के बाद देखिए कि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ OH और OH के साथ में 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा 2 बार, और यहाँ पे 2 आपको रिंग दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग। यहाँ पे आपको एक ही चिलेट रिंग होगा और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा चिलेट रिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा 2 चिलेट रिंग वाला, फिर ये, तो ऑप्शन एसिडिक स्ट्रेंथ का आ जाएगा A, फिर B, फिर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर कम। ध्यान से देखिए, आपके पास ये मॉलिक्यूल है और आपको बोला है कि अगर ये हाइड्रोजन हटाते हैं तब एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, फिर ये हाइड्रोजन हटाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चेक करना है। तो मान लेते हैं आप H1 हाइड्रोजन हटाए, तो H1 हाइड्रोजन हटाइएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए ये पहला कंपाउंड हमने बनाया H1 हटा करके, तो कार्बन पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। फिर आप H2 हाइड्रोजन को हटाइएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो देखिए यहाँ नेगेटिव आया। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में, यानी मोर रेजोनेंस है, ठीक है। फिर आप H3 को हटाइएगा तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ रेजोनेंस में है, पर CH3 का प्लस I इफेक्ट लग रहा है। अब आप देखिए ये कंपाउंड तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि एनाइन के स्टेबिलिटी को कम करता है प्लस I, तो सबसे लास्ट में होगा 3। फिर आप इस दोनों में चेक करिए, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा 2 का, फिर 1 का, फिर 3 का, ठीक है। डन। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा, 2, फिर 1, फिर 3। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे, जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्डर से डायरेक्टली हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ऑर्डर, ध्यान से देखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, हम यहाँ से ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है RSO3H का, क्योंकि आपको पता है यहाँ के क्वालिटी वाला रेजोनेंस होगा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है H3O पॉजिटिव का, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फिर CF3COOH का, और फिर पिक्रिक एसिड इसको बुलाते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इस कंपाउंड का, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और फिर हमारा प्यारा राजस्थान HPH RCOOH का,
देन H2CO3 का, H2CO3 का, देन आपके पास आएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, देन HCN इसका और इक्वल टू यानी NH4+ का, इसके बराबर या इससे ज़्यादा। फिर आएगा आपके पास फिनॉल, फिर आएगा आपके पास H2O, फिर आएगा आपके पास ROH, फिर आएगा आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आएगा आपके पास अमोनिया, और फिर आएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर आपके पास आएगा CH3। तो ये देखिए जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। SO3H का सबसे ज़्यादा, फिर H3O+ का, CF3COH का, फिर पिक्रिक एसिड का, ध्यान से स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, फिर इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वायरिक एसिड। फिर HPH या RCOH का, यानी HCOH हो या PHCOH हो या RCOH हो, फिर H2CO3 का, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, फिर HCN का जिसका या तो ग्रेटर देन इक्वल टू NH4+ का, फिर फिनॉल का, फिर वाटर का, फिर ROH का, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, फिर अमोनिया, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसके बेसिस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और ऑर्डर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे CH3OH, H2O और ROH में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसका, फिर वाटर का, फिर ROH का, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जो मैंने अभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था जनरल, वो काम में आएगा। तो सुनिए, हम बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक एसिड बेस रिएक्शन कितना आसानी से हो सकता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उस पे सुनिए। देखिए एक एसिड बेस रिएक्शन तभी आसानी से होगा, फिजिबल होगा, कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड से वो रिएक्शन वीक एसिड की तरफ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिए। मान लेते हैं हम लिए फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ से ये H+ निकलेगा और H+OH के साथ में जुड़ करके वाटर बना लेगा, और यहाँ पे Na जा करके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास O- Na+, और साथ में बनेगा वाटर। अब देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब जरूर से जरूर फिनॉल जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वाटर वीक एसिड होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक एसिड की तरफ जाता है तभी एक एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होगा। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर। अब आप इसमें देखिए, इस एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए फिनॉल आ रहा है यहाँ पे, और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, यानी वाटर से ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल, यानी फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर एक वीक एसिड है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन वीक एसिड की तरफ जा रहा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होगा, पॉसिबल है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब आप जैसे इस एसिड बेस रिएक्शन को देखिए, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड CH NaOH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। पर मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था, ऑर्डर में क्या था कि H2O जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है CH�BC से। तो देखिए ये वीक एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, यानी वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्या हम यहाँ पे एक रूल बना सकते हैं? क्या रूल क्या है कि NaOH के साथ अगर आपको रिएक्शन करवाना है
यानी कि NaOH के साथ किसी एसिड को रिएक्शन करवाना है, और वो रिएक्शन पॉसिबल तभी होगा जब रिएक्शन करने वाले एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा हो। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि वो एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा हो। समझ में आया? यानी कि वाटर यहाँ पे है, तो ये सब मॉलिक्यूल, ये सब कंपाउंड वाटर से ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो यानी ये सब NaOH के साथ रिएक्ट करके आसानी से एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में, वो है एसिड का रिएक्शन H2CO3 के साथ में। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं CH3COOH लिए, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2CO3 के साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2CO3 नहीं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaHCO3 के साथ में। NaHCO3 के साथ में, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, तो ये H+ इसके साथ ज्वाइन करेगा तो क्या बनाएगा H2CO3, और साथ में बनेगा ये पार्ट, और यहाँ से Na, तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव Na+। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब बोल रहे हैं कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो थंब रूल क्या है कि ये तभी फिजिबल होगा जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो और ये वीक एसिड हो। तो आप जाइए, आपको मैंने ऑर्डर बताया था, ऑर्डर जब बताया था मैंने आपको, तो इसमें देखिए, इस ऑर्डर में देखिए CH3COH किधर है, ये देखिए यहाँ पे है CH3, R की जगह पे CH3 लगाए तो CH3COH, ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है H2CH3 के साथ में। तो मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होगा। तो अब हम थंब रूल बनाएंगे। थंब रूल क्या बनाएंगे कि किसी भी एसिड का अगर रिएक्शन करवाना है NaHCO3 के साथ में, तो इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ यानी Ha दैट शुड बी ग्रेटर देन H2CO3, ये थंब रूल है। तो अब आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में क्या ये H2CO3 है, और इन सब कंपाउंड का इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी ये सब किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। डन। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, H2CO3 एक वीक एसिड है, अभी हमने बात किया था, तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, ये टूटता है, हर हमेशा ये टूटता है H2O + CO2 में। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि आप ये रिएक्शन करवाइए और आपको प्रोडक्ट में मिलेगा CO2, तो आपसे पूछता है कि CO2 में जो कार्बन है वो कहाँ से आया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप हमेशा याद रखिएगा कि इस CO2 में जो कार्बन है वो NaHCO3 के साथ आया है, ठीक है। तो CO2 कार्बन comes from NaHCO3, तो ये याद रखिएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला कि वो एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर आप इस एसिड का, ये एसिड जो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये एसिड क्या करता है, NaHCO3 में जा कर के घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि वैसा एसिड जो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, तो वो NaHCO3 में जाकर के सॉल्यूबल होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इस क्वेश्चन, आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOHCO3 में। मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन इसमें सॉल्यूबल नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एसिड जो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है तो वो NaHCO3 में घुल जाता है, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसमें पूछा कि नहीं है सॉल्यूबल, तो H2CO3 से जो कम एसिडिक होगा वो नहीं होगा सॉल्यूबल। तो आप ऑर्डर याद रखिए,
तो आपको पता है ये ऑर्डर देखिए, H2CO3 से ये सब ज़्यादा एसिडिक है, तो ये सब आसानी से NaHCO3 में घुल जाएगा, और ये सब कंपाउंड जो H2CO3 से कम एसिडिक है तो वो आसानी से नहीं घुल पाएगा। तो देखिए पिक्रिक एसिड पहला ऑप्शन, तो पिक्रिक एसिड जो है वो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये तो आसानी से घुल जाएगा। फिर स्क्वायरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। बेंजोइक एसिड देखिए PHCOH, ये भी ज़्यादा एसिडिक है। पर फिनॉल देखिए, फिनॉल H2CO3 से कम एसिडिक है, तो इसीलिए फिनॉल विल बी द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कैन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 की बात कर रहा है, तो क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अगर कोई H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो इसमें घुल जाएगा, जो H2CO3 से कम एसिडिक होगा वो नहीं घुलेगा, प्रेसिपिटेट की तरह बाहर सेटल हो जाएगा। तो हम पहचान सकते हैं कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए आप ऑर्डर देखिए, इसमें ऑर्डर में देखिए आप, ये है फिनॉल, तो फिनॉल H2CO3 से कम एसिडिक है, तो क्या ये NaHCO3 में सॉल्युबल होगा? नहीं सॉल्युबल होगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी ये NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। पर बेंजोइक एसिड PHCOH ये आसानी से, क्योंकि ये H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, ये आसानी से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 बाहर निकालेगा, एफरवेसेंस CO2 बुलबुले की तरह बाहर निकलेगा, तो ये आसानी से उसमें सॉल्युबल होगा, आसानी से उसमें रिएक्शन करेगा, तो इसलिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है जो NaNH2 है, NaNH2 जो है ये भी एक बेस है, तो अगर इस बेस को, ये है बेस, अगर इस बेस से किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हम बात करते हैं कि कौन सा एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसा एसिड जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा हो, वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो फिजिबिलिटी ऑफ इस एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं कि कौन सा एसिड NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए थंब रूल क्या है कि एक एसिड बेस रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाता हो। तो जब आप NaNH2 का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको रिएक्शन में NH3 मिलेगा। तो NH3 एक एसिड है, ठीक है, और इस एसिड से ऐसा एसिड जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो आसानी से NaNH2 के साथ रिएक्शन कर देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNH2 के साथ में, तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा NH3 और साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप देखिए ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो और अमोनिया वीक एसिड हो, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तभी फिजिबल है जब वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा होगा। तब आप देखिए मैंने आपको ऑर्डर बताया था, ऑर्डर देखिए इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा है, ये फिजिबल होगा। तो ध्यान से देखिए, वही हम थंब रूल बना रहे हैं कि NaNH2 के साथ वो एसिड रिएक्ट करेगा जो NH3 से ज़्यादा एसिडिक हो। तो आप देखिए ऑर्डर, तो NH3 से ये सब एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब एसिड NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। डन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ऐसा एसिड जो अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक हो, तो ऐसे एसिड को अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये सब जितने भी हैं ये NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन सब का अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि फिनॉल है,
तो फिनॉल का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में, बताइए हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं। तो आप देखिए फिनॉल जो है वो NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, तो ये याद रखिएगा पॉइंट। सो फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन का मैंने आपके पास समरी लिख दिया है कि वो एसिड, अगर कोई एसिड NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाना है उसको, तो NH3 से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। किसी एसिड को आपको NaOH से रिएक्ट करवाना है तो उस एसिड का H2O से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर कोई एसिड का आप NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इस एसिड का H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अमाइंस अमोनिया एंड दोज कंपाउंड which are more acidic than ammonia can produce hydrogen gas on treatment with sodium। तो देखिए अमोनिया सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। फिनॉल का हाइड्रोजन गैस, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिएक्शन इज फीजिबल। आपको यहाँ पे एसिड का नाम लिख के दिया है और आपको रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ में, NaHCO3 के साथ में, NaNH2 के साथ में, यानी कि कौन सा एसिड इसके साथ रिएक्शन कर देगा, इसके साथ और इसके साथ। देखिए पहले दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अच्छा इसको रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ में, तो इस एसिड को H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो अब आप देखिए ऑर्डर देखिए, मैंने आपको बताया था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2O से कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा? अच्छा, इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2CO3 के साथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो देखिए H2CO3 यहाँ आता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ आता है, यानी ये इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा? अच्छा तभी करेगा जब ये अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो देखिए अमोनिया आपके पास कहाँ पे आता है, अमोनिया कहाँ है, ये रहा अमोनिया। अच्छा अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका, हाँ अगर ज़्यादा है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आसानी से NaNH2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। फिर आप ऐसा ही कर सकते हैं बाकी सब क्वेश्चन को भी, जैसे आप ये करके दिखाते हैं हम आपको, ये इसको ढूंढिए आप, इसको ये रहा ये रहा ये रहा, क्या ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? अच्छा तभी करेगा जब ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो इसका। तो ये देखिए ये रहा और ये रहा वाटर, यानी ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका, तो ये बहुत आसानी से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। क्या ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा? अच्छा इसके साथ तभी रिएक्शन करेगा जब ये इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो उसका। तो देखिए ये रहा ये और H2CO3 ये है। अच्छा अरे नहीं H2CO3 इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है H2CO3 का, तो यानी ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बाकी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको IIT में पूछा था, दो ऑप्शन है आपके पास, बोला कि इसका हम रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3 के साथ में, तो बोला कौन सा CO2 गैस रिलीज करवाएगा। तो A और B में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 गैस। तो ध्यान से सुनिए, आप करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ में रिएक्शन, यानी इसके साथ वही रिएक्ट करेगा, वो एसिड रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा हो। ये कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा है फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में। तो देखिए ऑर्डर देखिए, H2CO3 ये कंपाउंड H2CO3 से कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, CO2 बाहर नहीं करेगा। अब ये हमारे पास ऑर्डर में नहीं है, ये आप कहीं भी देखिए ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये होगा आंसर हमारा। डन। जैसे आप इसको देखिए, इस ऑर्डर को, ये pKa बेस्ड है, इसी में से हमने इसको उठाया है, ठीक है, इसी ऑर्डर में से हमने इसको उठाया है और उठा करके हमने यहाँ पे सेटल किया है। जैसे H2CO3 का देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है H2CO3 का, तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेंजीन पे 2 NO2, H2CO3 का इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी IIT में आया है,
आपको बोला है कि NH3 पॉजिटिव और COH XYZ इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि कौन आसानी से H+ डोनेट करेगा। अब आप देखिए ऑर्डर देखिए, COH जो है NH3 से ज़्यादा एसिडिक होता है। देखिए COH NH3 से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो पहले तो COH आसानी से H+ डोनेट कर देगा, यानी सबसे ज़्यादा इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ होगा Y का। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है XYZ का, सबसे ज़्यादा Y का। फिर आप X और Z में देखिए। अब देखिए जब आप X से H+ निकालिएगा तो ये COH ग्रुप जो है ये -I इफेक्ट शो करेगा, और -I इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ से जब आप H+ निकालिएगा तो नेगेटिव आयन के बगल में है -I इफेक्ट, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी कि X का फिर होगा, क्योंकि ये इससे दूर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसके पास है इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया Z से, तो सबसे ज़्यादा X फिर Z। फिर आप इसको भी याद रखिएगा, इस दोनों को याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे जो H है इसको आप निकालिएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाइएगा 1 2 3 पेयर, तो यानी कि ये एरोमेटिक होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर ये भी pKa बेस्ड है कि H3O पॉजिटिव का ROH से ज़्यादा होता है, NH4+ से ज़्यादा होता है H2O से। जैसे आप इसमें देखिए H3O पॉजिटिव का RCOH से ज़्यादा होता है, और RCOH का NH4 से ज़्यादा होता है, और NH4 का H2O से ज़्यादा होता है, तो ये भी याद रखिएगा। H3O पॉजिटिव को ऐसे भी लिख के दे देगा RH2O पॉजिटिव, इसमें एक H हमने हटाया, R लगाया है। सिमिलरली NH4+ को एक H हटा करके वो RNH3+ भी लिख के दे सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर में हम 2 लेक्चर को कवर करेंगे। पहले हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि कितना आसानी से एक कंपाउंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करिएगा, आप देखिएगा कि एक कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो बेस होगा, अगर कोई बेस है तो उसमें आप एक OH- निकालते हैं, ठीक है, तो जो बनने वाला स्पीसीज होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो एक कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डोनेट करेगा H+ को, 2H+, वो उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसका। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कब बढ़ेगा, जब आप उस कंपाउंड को किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच करवा दीजिए, वो ग्रुप उसको और इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, तो वो कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आएगा +M +H +I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें आएगा -M -H -I। डन। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बढ़ा था, जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ, उसी तरह से हम जनरल बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे। और कभी भी अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है तो आपको यही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद में रखना है, और इसी बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जनरल बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है ग्वानिडीन का। स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, C डबल बॉन्ड NH NH2 NH2। फिर होता है एमीडीन का, आप NH2 के जगह पे R लगा दी तो C डबल बॉन्ड NH NH2 R, इसको बोलते हैं एमीडीन। फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, यानी कि किसी कंपाउंड पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिर ज़्यादा होगा। फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, यानी कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो यही ऑर्डर आपको कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो ये ऑर्डर आपके जहन में आना चाहिए, और इसी ऑर्डर से मिलाएंगे हम। अब देखिए ग्वानिडीन जो है हमने बोला ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब ग्वानिडीन की स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए आप जाइए किसके पास, आप जाइए यूरिया के पास। आप यूरिया को देखिए, यूरिया होता है C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। तो आप क्या करिए, डबल बॉन्ड O हटा करके आप यहाँ पे NH लगाइए, ऑक्सीजन के जगह पे NH लगाइए। तो C डबल बॉन्ड O के जगह पे हम NH लगाएंगे, यहाँ पे NH लगाएंगे,
तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको बुलाते हैं ग्वानिडीन। तो ऐसे याद करने का तरीका है स्ट्रक्चर। अब एक NH2 हटा करके R लगा दीजिए तो एमिडीन बन जाएगा। अच्छा ठीक है, इस दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी सबसे ज़्यादा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा उसका उस कंपाउंड का जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं आपके पास दो कंपाउंड में लोन पेयर लोकलाइज्ड मिल गया, तब आप चेक करिएगा कि वो लोन पेयर किस एटम पे है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस पे लोन पेयर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कब यूज करेंगे? जब लोकलाइज्ड लोन पेयर आपको दो कंपाउंड पे मिल जाए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गया तब हम चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जितना बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा प्लस आई होगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने का टेंडेंसी और बढ़ेगा, तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई माइनस आई। कब यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था और मैंने आपको बहुत जोर से ये बोला था कि कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो आप इसको ध्यान में लाइएगा, इसको जहन में लाइएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला कि इन सब में से सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है ग्वानिडीन का। क्यों? क्वेश्चन उठता है क्यों। तो अब देखिए हमारे पास है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन में आप देखिए C डबल बॉन्ड NH, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर। देखिए ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के पास में, तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। सिमिलरली ये लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि कौन सा लोन पेयर बहुत आसानी से डोनेट हो सकता है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो देखिए ये लोकलाइज्ड है तो लोकलाइज्ड का ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा C बेसिक स्ट्रेंथ C का होगा और A और B का बराबर होगा क्योंकि दोनों डीलोकलाइज्ड हैं। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा कि ग्वानिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्यों होता है। उसको समझने के लिए आप क्या करिए, इस लोन पेयर को आप H+ को डोनेट करवाइए, करवा दिए। तो लोन पेयर जब आप H+ को डोनेट करवाइएगा तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ गया। अच्छा पॉजिटिव चार्ज आया तो आप ये रेजोनेंस करवाइए, ये पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ लेके आइए। तो पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ लेके आइएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे आ गया लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर इस लोन पेयर को आप यहाँ पे लेके आइए, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली इसको आप यहाँ पे लेके आइएगा तो एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेट कर रहा है, डीलोकल मतलब सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। और देखिए पॉजिटिव चार्ज भी सभी एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जो कॉन्जुगेट एसिड बना था वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ग्वानिडीन ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। एक तो आप ये तरीका है, एक तरीका और है। देखिए NH2 जो है इसका +M इफेक्ट होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसका भी +M इफेक्ट। ठीक है, तो +M इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो ये और भी आसानी से डोनेट हो सकता है। इसीलिए ग्वानिडीन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। पहला है ग्वानिडीन, फिर है एमिडीन, फिर देखिए ये कंपाउंड है, फिर ये कंपाउंड है। तो आप ऑर्डर याद रखिएगा। आपको पता है मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ग्वानिडीन का, स्ट्रक्चर के साथ याद रखना है। फिर एमिडीन का, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। देखिए ग्वानिडीन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा, फिर ये देखिए लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। डन। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसमें आपको कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको क्या ये मॉलिक्यूल ग्वानिडीन जैसा दिख रहा है क्या? देखिए आप इसको ऐसे छुपाइए, तो ये क्या ग्वानिडीन जैसा दिख रहा है? हाँ, और ये आपको दिख रहा होगा किसके जैसा? यहाँ पे ये पूरा R ग्रुप है, ये आपको दिख रहा होगा एमिडीन जैसा। ठीक है, और फिर ये अमाइड है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है
ये डीलोकलाइज्ड है। तो ये ग्वानिडीन लाइक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका बेसिक स्ट्रेंथ, फिर एमिडीन का और फिर अमाइड का। डन। फिर आप इस मॉलिक्यूल को चेक करिए। इन सब में देखिए जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। डबल बॉन्ड के पास है लोकलाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के पास है लोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोकलाइज्ड है। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ग्वानिडीन, फिर एमिडीन, फिर लोन पेयर लोकलाइज चेक करना है, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज चेक करना है। तो लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया। अच्छा, उसमें भी सब पे लोकलाइज्ड है, तब हम चेक करेंगे EN, और EN जब चेक करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp, तो आपको पता है sp नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये इसमें देखिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो पहले आप देखिए इस कंपाउंड का नाम है पायरिडीन, याद रखिएगा। इस कंपाउंड का बेंजीन पे NH2 उसको बुलाते हैं एनिलीन, याद रखिएगा। इस कंपाउंड को बुलाते हैं पायरोल। पहले तो आप स्ट्रक्चर और नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर के बदले नाम भी दे देगा और फिर भी पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप चेक करिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सबसे ज़्यादा ग्वानिडीन, फिर एमिडीन, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो ये क्या है? ग्वानिडीन, ग्वानिडीन, ये है एमिडीन, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। अच्छा, ग्वानिडीन एमिडीन तो नहीं दिख रहा है, फिर आप लोन पेयर लोकलाइज्ड चेक करिए। तो देखिए ये लोन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड पे है, ये भी लोकलाइज्ड है, और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ये डीलोकलाइज्ड है। तो सबसे ज़्यादा तो लोन पेयर लोकलाइज्ड का बेसिक स्ट्रेंथ, तो AB का बेसिक स्ट्रेंथ CD से ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करिए CD में। ठीक है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, पर ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस करके ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल है, लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल है, उतना आसानी से डोनेट नहीं कर सकता H+ से H+ को, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो C का बेसिक स्ट्रेंथ D से ज़्यादा। इन दोनों में कंपेयर हो गया। अब A और B में लोकलाइज्ड है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो फिर EN चेक करेंगे। EN चेक करिएगा तो ये नाइट्रोजन देखिए sp3 होता है, ये नाइट्रोजन sp2 हो गया, तो नाइट्रोजन sp2 का EN ज़्यादा नाइट्रोजन sp3 से, तो EN ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसलिए A का ज़्यादा B से। डन। फिर आप इस क्वेश्चन को चेक करिए, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको चेक करना है, तो वापस से आपके दिमाग में ऑर्डर हो जाना चाहिए, ग्वानिडीन का ज़्यादा, फिर एमिडीन का ज़्यादा, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। यहाँ ना तो ग्वानिडीन दिख रहा ना एमिडीन दिख रहा है, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड पे जाइए। देखिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये भी लोकलाइज्ड है क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर ये दोनों डीलोकलाइज्ड है क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी AB का तो सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ CD से। अच्छा, CD में आइए, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अच्छा, OCH3 जो है यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा पे है, पैरा पे OCH3 का होता है इफेक्ट +M। +M क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, तो ये इसके कंपैरिजन में क्यों? क्योंकि यहाँ OCH3 ऑर्थो मेटा पे OCH3 का -I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा H+ से, और जितना आसानी से कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ से H+ को, उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, तो C का बेसिक स्ट्रेंथ D से ज़्यादा। फिर आप AB में चेक करिए, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, पर ध्यान से सुनिए, इसके पास इसके साथ CH3 है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये +I इफेक्ट शो कर रहा है। +I क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ को डोनेट कर देगा और उतना बेसिक स्ट्रेंथ, इसलिए A का ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ B से। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए आपके पास है एनिलीन और ये। अच्छा, इसमें आपको चेक करना है बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास ये इधर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ क्वालिटी वाला रेजोनेंस है। ठीक है, तो इसीलिए एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ
इससे ज़्यादा होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये कंपाउंड और इसमें पूछा बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले आप चेक करिए ग्वानिडीन है, एमिडीन है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है या लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। अच्छा ग्वानिडीन और एमिडीन नहीं है दिख रहा है, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए लोन पेयर लोकलाइज्ड, यहाँ भी लोन पेयर लोकलाइज्ड, यहाँ भी लोन पेयर लोकलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इससे समझ में आया कि ए का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। अब आप इस तीनों में चेक करिए, अरे ये तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन लग रहा है। अच्छा पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, अगर कोई मीडियम ना गिवन हो तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 2 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री ये हो गया, 3 डिग्री ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सी का, फिर बी का, फिर डी का। तो अगर कोई मीडियम ना गिवन हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन लिखते हैं 2 डिग्री का ज़्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। या तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, या आपसे पूछे केबी का स्ट्रेंथ बताओ, तो आपको पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो केबी का स्ट्रेंथ होता है, और केबी का उल्टा पीकेबी होता है, तो पीकेबी का ऑर्डर ये हो गया। या इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, जैसे नीट 2019 में पूछा था, ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब लेस बेसिक पूछा है, प्रोटोनेट मतलब कौन कितना H+ एक्सेप्ट कर लेगा। अरे जो जितना H+ एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। अब बोल रहा है मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, यानी कौन बहुत डिफिकल्टी से H+ ले रहा है, यानी उसका कौन लेस बेसिक है। लेस बेसिक तो आंसर होगा ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सब में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, पर इसमें लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड है तो लोकलाइज्ड वाला का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका। फिर आप इसमें चेक करिए कि लोन पेयर जो है इसमें 3 जगह डीलोकलाइज्ड, इसमें 2 जगह, इसमें 1 जगह। तो इसमें कम डीलोकलाइज्ड है, तो कम डीलोकलाइज्ड है तो थोड़ा आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर इससे, ठीक है। इसमें चेक करिए आप, इसमें देखिए इसमें लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसमें डीलोकलाइज्ड है, इसमें डीलोकलाइज्ड है। अच्छा लोकलाइज्ड वाला का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बी का। फिर आप इस तीनों में चेक करिए, डीलोकलाइज्ड है। अच्छा यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ Cl, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। Cl का -I इफेक्ट होता है, हेलोजन का -I इफेक्ट होता है, CH3 का +H इफेक्ट, +H +M+I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो उतना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो बी का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर ए का। अब आप इस दोनों में चेक करिए, ये -I है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और एक तो डीलोकलाइज्ड है उसमें से भी खींच रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो सबसे कम सी का, फिर इससे पहले डी का, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कंपाउंड है, इसमें बताना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आप ये देखिए, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑर्डर ये है। पर आपके दिमाग में यहाँ एक सवाल उठना चाहिए कि क्या यहाँ ब्रेड्स रूल लगेगा। अगर देखिए आप लोन पेयर यहाँ से डोनेट करवा देते हैं, तो लोन पेयर डोनेट करवाइएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा नाइट्रोजन का अभी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो ब्रेड्स रूल यहाँ थोड़े ना लग रहा है। ब्रेड्स रूल कहता है कि अगर आपके पास ब्रिज हेड एटम है, तो ब्रिज हेड एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्लेनरिटी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो sp3 है, तो यहाँ तो ब्रेड्स रूल काम ही नहीं कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। डन।